Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching Inglit, and in this video we are going to critically analyze the story The Hunt by Mahashweta Devi. The story is prescribed in the syllabi of BA 4th semester Rohilkhand University. So let's start this video. First of all, let's talk about the preliminary information about the story. Originally it was written in Bengali and later on it was translated by Gayatri Spivak in इंग्लिश। जब MCQs टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह की बातें पूछी जाती है जनरली, हु रोट द स्टोरी एंड देन हु ट्रांसलेटेड। ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। द स्टोरी वॉज ट्रांसलेटेड बाय गायत्री स्पिवाक एंड रिटन बाय महाश्वेता देवी एंड इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली एंड लेटर ऑन इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। स्टोरी पब्लिश हुई थी इमेजनरी मैप्स। दिस इज एन एंथोलॉजी collection of short stories. This story deals with the sensitive issue of tribal community and their existence, deforestation और eco criticism, eco literature, nature के साथ जो resources exploit करना और human communities, जो indigenous human communities हैं उनको eradicate करना सिर्फ अपनी greed के लिए। So local colonization भी आप इसको कह सकते हो। एक तो ग्लोबल कॉलोनाइजेशन होता है, एक लोकल कॉलोनाइजेशन है, जहाँ पर जो अर्बनाइजेशन का जो मिशन साथ में रख करके कुछ स्टेक होल्डर्स, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ पैसे वाले जो बड़े लोग हैं और जो ग्रीडी लोग हैं इनफैक्ट, उनकी नज़रों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंड्स जो होती है वो फर्टाइल लैंड्स जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ या जो रिमोट एरियाज़ में मिलती हैं, या फिर पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट्स, एक अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर होता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ जहाँ पे रहती हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ही एक तरीके से क्या है, वो सेवियर हैं, वो सेफगार्ड करती हैं फॉरेस्ट्स को। फॉरेस्ट उनके हैं और वो उनका एग्जिस्टेंस फॉरेस्ट से है और फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस उनसे है। और फॉरेस्ट में देयर आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो टिम्बर हो, चाहे वो इमारती लकड़ी हो, या फिर बहुत सारे हर्ब्स हों, या फिर लैंड हो, इन सब पे लोगों की नज़रें रहती हैं। और अर्बनाइजेशन, ऑन द नेम ऑफ अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, उनको काटा जाता है और वो उनकी लैंड्स जो है वहाँ पे दे बिल्ड द जंगल ऑफ कंक्रीट, शहर बना दिए जाते हैं। और उस तरीके से वो जो इंडिजिनस लाइफ थी और वो जो एक नेचुरल लाइफ थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ इट इज़ नॉट अबाउट सिंपली द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल कल्चर उसको भी ख़त्म किया जाता है। ट्राइबल जो एक सेंटिमेंट्स होते हैं, एक लेगेसी जो होती है, उसको भी ख़त्म किया जाता है। वो जो फोक लिटरेचर है उनकी कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ उनके अपने एक लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो जिस तरीके से फॉरेस्ट को या फिर उस नेचर को अपने साथ एक एग्जिस्टेंस का पार्ट बना के चलते हैं, और वो कहीं ना कहीं पूरी जो वाइल्ड लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ जब तक रहेंगी उस फॉरेस्ट में, सो दे विल नॉट लेट एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड टू हैव एनीथिंग आउट ऑफ दिस जंगल। कम से कम कोई बाहर का बंदा आकर के वहाँ पर सेंधमारी तो नहीं कर सकता जब तक ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहेंगी। तो वो धीरे धीरे क्या है, ऐसी मैकेनिज्म स्टार्ट की जाती है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ या तो शिफ्ट हो जाएं या फिर माइग्रेट कर जाएं। उनको पैसे का लालच दे करके शहर में शिफ्ट कराया जाता है, या फिर उनको बहुत सारे अदर टेम्पटेशंस दे करके खाली करवाई जाती है ज़मीन, या फिर अल्टीमेटली इफ़ दे डोंट अग्री टू एनी ऑफ दीज टेम्पटेशंस दे आर किल्ड, या तो उनको फिर मार दिया जाता है। दिस इज़ हाउ मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैव बीन इरेडिकेटेड ओवर टाइम। एक टाइम से मतलब इस तरीके से ही वो जो इंडिजिनस लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको कैसे खात्मा किया जाता है उनका, इस स्टोरी में आपको मिल जाएगा। तो ये एक प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। इमेजिनरी मैप वाज पब्लिश्ड इन 1995। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव द स्टोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द इशू दैट इट डील्स विद, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिफॉरेस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है डिफॉरेस्ट्रेशन का। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है, वी आर एडवांसिंग इन ईयर्स एंड इन आवर पर्सपेक्टिव, वैसे वैसे हम मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, अर्बनाइजेशन के नाम पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या है, वहाँ की लैंड को, जो फर्टाइल लैंड है, वहाँ के फॉरेस्ट कवर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो वो डिफॉरेस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द मेजर इश्यूज दैट विल रिजल्ट इन not only in the eradication of the local communities out there,
but the resources, natural resources which feed the human beings, the civilization. और दूसरी बात है वो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट बैलेंस जो है उसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो फॉरेस्ट, उनको भी इरोजन के थ्रू ख़त्म कर दिया जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन का भी उन्होंने एक इशू उठाया है यहाँ पे, किस तरीके से वो जो टिम्बर के जंगल हैं उनको काट करके अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करना इस स्टोरी में, एक वो है। एक इरेडिकेशन ऑफ ट्राइबल लाइफ एंड कम्युनिटी। ट्राइबल लाइफ, ट्राइबल पीपल, दे आर द प्राइमरी सेफ गार्ड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से उनका ऐसा रिश्ता होता है जैसा कि हमारा अपनी माँ से, तो वो किसी भी तरीके से फॉरेस्ट को छोड़ नहीं सकते अनलेस दे आर गिवन सम ह्यूज टेम्पटेशंस और दे आर फोर्स टू गो और दे आर किल्ड। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जब वो नहीं मानते तो वहाँ से उनको भगा दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। क्योंकि वो उनके अपने जो बिलीव्स होते हैं, ट्राइबल लोगों के अपने जो बिलीव्स होते हैं बहुत स्टॉन्च होते हैं। वो अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से कहा जाए तो वो एजुकेटेड उस तरीके से नहीं, तो मतलब दे डोंट हैव फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन वो सेल्फ स्कूल्ड पीपल होते हैं। उनके अपने कम्युनिटी के एक सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, सेट प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स को बड़े रिलीजियसली फॉलो किया जाता है, कराया जाता है वहाँ के लोगों से। सो दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ग्लैमर ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। ना तो बाहर के ग्लैमर से अफेक्टेड होते हैं, ना ही किसी तरह के और प्रलोभन से उनको कोई अट्रैक्शन होता है। तो उनको अपने उस क्या कहना चाहिए ग्रीड का हिस्सा बनाना बड़ा टफ होता है, तो वो मारे जाते हैं। दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ओवर द ईयर्स हैव बीन इरेडिकेटेड। एक ये भी थीम है, एक इको लिटरेचर और इको क्रिटिसिज्म, जो जब आप पीजी में जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और या फिर बड़े एग्ज़ाम्स जैसे नेट की आप तैयारी करते हो, तो इको क्रिटिसिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर लिटरेरी थियरीज़। तो उसको भी आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी करते हो, हाउ इकोलॉजी एंड हाउ लिटरेचर दे आर इंटरमिंगल्ड। चाहे वो वर्ड्सवर्थ की थियरी अबाउट नेचर, मैथिली शरण गुप्त जी की थियरी अबाउट नेचर, उनका जो डेलिनिएशन ऑफ नेचर इन द पोइट्री, और अब जो मॉडर्न पोइट्स या मॉडर्न राइटर्स हैं किस तरीके से वो जो एक्सप्लॉयटेशन है फॉरेस्ट का, नेचर का, उसको भी अपनी पोइट्री में जगह दे रहे हैं। सो दैट कम्स इन दिस कैटेगरी, सो दैट इज ऑल्सो डेल्ट विद इन दिस स्टोरी। वैगरीज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। हम एक तरफ तो बड़े खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं दैट ह्यूमन सिविलाइजेशन इज जस्ट डूइंग मैनी एडवांसमेंट्स एंड प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके नाम पर लेकिन कितना ज़्यादा हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, जो कि शायद प्रेजेंट में उतना हमें उसके रिजल्ट्स जो डायर कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इतने रिफ्लेक्ट ना हो जितने कि आने वाली जनरेशन के लिए। परहैप्स वी आर सेटिस्फाइंग आवर ग्रीड एट द कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर रिजर्व्ड फॉर आवर प्रोजेनी। जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो रिसोर्सेज हैं जिनको कि रिजर्व रखना चाहिए, हमें एज अ लेगेसी हमें ट्रांसफ़र करके जाना है, उनके हिस्से का हम अपने लिए कंज्यूम करके जा रहे हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, दिस इज़ द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस ग्रीड जो अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हम कर रहे हैं। ये इशू भी इस स्टोरी में आपको दिखाई देगा। ह्यूमन ग्रीड एंड ट्राइबल एज सेवियर। तो ह्यूमन ग्रीड वर्सेस ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल एग्जिस्टेंस, किस तरीके से वो ट्राइबल इंडिजेनस जो रूल्स होते हैं, इंडिजेनस जो एक लोकल सिस्टम होता है, वो किस तरीके से दूसरे लोगों की ग्रीड का हिस्सा बन जाता है और उसकी भेंट चढ़ जाता है। ये भी आप इस स्टोरी में पता चल जाएगा कि कैसे मतलब ऑल द पीपल इन द स्टोरी दे वर लिविंग in their own way, they were satisfied in their own way, everybody was satisfied with whatever they had. All of a sudden there came a greed in the mind of some people, and then the thought of getting the forest eradicated by some other greedy people. एक थीम और भी है कि जस्टिफिकेशन, जैसे नेचर अपने आप को, नेचर एवेंजेस हर सेल्फ, ऐसे ही जो बुराई है उसका अंत होता ही होता है। तो वो जो हंट है, दिस हंट, नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करते हैं कि जो टाइटल है हंट, वाई दिस टाइटल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। So let's talk about the title itself. Why this title? The appropriateness of this title. The title is specifically chosen because it is all about the hunt.
अब हंट के कई सारे मीनिंग होते हैं स्टोरी के पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं तो पहला तो देखिए आप लिटरली और पर्टिकुलरली कॉन्टेक्चुअली। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है, जो स्टोरी के पूरे कॉन्टेक्स्ट में है, द हंट इज ऑफ द एंटागनिस्ट, जो विलन है इस स्टोरी का, जो मेन फसाद की जड़ है इस स्टोरी के बाकी सारे कैरेक्टर की लाइफ में, जिस तरीके से इसने बाकी सारे लोगों की लाइफ को हेल बना दिया, किस तरीके से ट्राइबल लोगों की जो लाइफ अच्छी खासी जो जा रही थी एक डायरेक्शन में, वो यू टर्न उनकी लाइफ में आ जाता है और वो डिफॉरेस्ट्रेशन के और उस एक्सटिंक्शन के कगार पर यहाँ पे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्स। और उसको ये डील करने के लिए ये बंदा आता है, इसका नाम है कलेक्टर सिंह। कलेक्टर इज़ नॉट सम पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, उसका नाम ही कलेक्टर सिंह है। जो अगर ओरिजिनल स्टोरी में आप देखोगे तो तहसीलदार सिंह, यहाँ पे उसका नाम क्या रख दिया, कलेक्टर सिंह। तो कलेक्टर सिंह इज़ अ विलन ऑफ दिस स्टोरी। उसके आते ही सारे लोगों की लाइफ में एक अलग सी भूचाल क्रिएट हो जाती है वो, तो उसकी हंट है। अब वो भी कैसे, उसकी भी ग्रीड। अब ग्रीड क्या है, दो तरीके से, ग्रीड फॉर मनी एंड लस्ट। लस्ट टुवर्ड्स द प्रोटैगनिस्ट, जो हीरोइन है इस स्टोरी की, जो मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर मैरी, उसको इसने जब देखा सो ही फेल इन लव विद हर, मतलब इट वाज अ लस्ट। ही वांटेड टू पजेस हर, ही वांटेड टू ओन हर, ही वांटेड टू मेक रिलेशनशिप विद हर बिकॉज शी वाज दैट ब्यूटीफुल। उसको पजेस करने के लिए, सिंस ही वॉज पावरफुल पर्सन, ही वॉज एफ्लुएंट, पैसा था, पावर थी, तो अक्सर ये नॉर्मली स्टोरीज में अपने देखा है, ये नॉर्मल लाइफ में भी देखा है, जो पैसे वाले होते हैं, जो पावर होती है, वो बाकी सारे लोगों को, पर्टिकुलरली वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। ऑब्जेक्टिफाई का मतलब क्या है कि उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उनकी नज़रों में वो एक मतलब इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच दे हैड टू पजेस ऑन, वो प्रॉपर्टी की तरह उसको पैसे के दम पर खरीदने की कोशिश करते हैं, उसको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। सो ही वांटेड टू मेक रिलेशनशिप विद दैट लेडी, दैट हीरोइन मैरी। और ग्रीड तो है ही, द ग्रीड इज द मेन मोटिव बिकॉज ऑफ विच ही केम टू दिस पर्टिकुलर लोकेलिटी। और जब देखते ही उसने मैरी को, और फिर वो मतलब उसके पीछे पागल सा हो जाता है, ही वॉन्ट्स टू पजेस हर। दूसरी बात यह है कि उसके जो ईगो है, ईगो को हर्ट कर देती है मैरी उसको ठुकरा करके। ही मेक्स एडवांसेस टुवर्ड्स हर एंड शी इग्नोर्स हिम रादर चाइट्स हिम। इग्नोर तो करती है उसकी सारी एडवांसेस को, बाकी उसको धमका भी देती है। और शी इज़ अ बोल्ड लेडी रादर, अपने साथ में हथियार भी रखती है। और मीन्स इन द एंटायर विलेज और इन द टाउन नोबडी इज़ देयर हु डेयर्स टच हर, या कुछ कह सकता है उसको। शी इज़ दैट बोल्ड काइंड ऑफ फेरोशियस काइंड ऑफ लेडी। तो वो उसने अपनी लाइफ को इस तरह से बनाया क्योंकि वो मतलब शी हैज़ टू सर्वाइव ऑन हर ओन कंडीशंस। उसकी लाइफ ऐसे ही रही, उसका पास्ट ऐसे ही रहा है, उसको अपने आप को बोल्ड बनाना उसकी एक रिक्वायरमेंट रही है। अदरवाइज द पीपल आउट देयर कैन कंज्यूम हर लाइक एनीथिंग। तो वो उसके एडवांसेस का पूरा जवाब देती है, उसको मना कर देती है। अब ही इज़ एन एफ्लुएंट पर्सन, पावरफुल पर्सन, उसको मना कैसे कर दिया जाए भाई, ये तो फिर ईगो पे लेने वाली बात हो गई। अब उसको लस्ट के साथ साथ एक ईगो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए उसकी। ग्रीड फॉर मनी, वो तो वहाँ से जो सेटिंग करी इसने वहाँ गांव वालों के साथ मिल करके, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे लस्ट फॉर दैट वुमन एंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ईगो, जो उसको मना करके उसने ईगो हर्ट कर दी। उसके लिए अब ये साम दाम दंड भेद करने के, कुछ भी करने के लिए तैयार है उसको पजेस करने के लिए। अब क्या है कि मैरी को फिर जब लगता है कि ये बंदा ऐसे नहीं मानेगा और ही जस्ट लाइक एन एनिमल, इसका हंट किया जाएगा। सो अल्टीमेटली मैरी उसको मारने का जो प्लान बनाती है, वो जो हंट है, तो हंट इज फॉर दैट कलेक्टर सिंह। अगर ये क्वेश्चन आता है, द हंट ऑफ द टाइटल इज फॉर व्हाट? इज इट फॉर एन एनिमल? इज इट फॉर अ मैन? इज इट फॉर फॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन, मनी और व्हाट? तो वो हंट किसके लिए है? हंट लिटरली स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, कलेक्टर सिंह के लिए वो असली हंट है। बाकी फिर ट्राइबल कम्युनिटी के अगर आप पर्सपेक्टिव में बात करते हो, तो हंट हैज़ बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ। ट्राइबल कम्युनिटी की जो शुरुआत ही होती है वो हंट से ही होती है। हंट फॉर टू रीजंस, फॉर सर्वाइवल एंड फॉर फूड, सेफ्टी एंड फॉर सिक्योरिटी।
तो अब क्योंकि ट्राइबल लोग कहाँ जंगल में रहते हैं एंड देन दे को एग्जिस्ट विद द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो। एनिमल्स उनको खा सकते हैं क्योंकि एनिमल्स भी कब शिकार करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मतलब सारे के सारे एनिमल्स लगभग, चीता को छोड़ करके, वो फन के लिए कोई शिकार नहीं करता। दे कम फॉर द हंट ओनली फॉर फूड, या फिर जब उनको लगता है कि कोई खतरा है तब वो हंट के लिए। ट्राइबल लोगों का भी वही कॉन्सेप्ट है हंट को लेकर के, या तो फूड के लिए हंट करते हैं या फिर वो अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। पहले मतलब व्हेन दे स्टार्टेड लिविंग इन प्रिमिटिव एज, सो द हंट वाज द प्राइमरी फंक्शन दे हैड टू डू। ये लाइफ का जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती थी वो हंट होता था, उसके बिना इनके एग्जिस्टेंस नहीं। लेकिन अब क्योंकि सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी है, दे हैव डेवलप्ड अदर मीन्स ऑफ सर्वाइवल, अदर मीन्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। तो फूड के लिए बहुत सारे अदर मीन्स भी हैं, मतलब हंट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट दे कैन डू। मोर ओवर देर आर नॉट मैनी एनिमल्स और बर्ड्स दैट दे कैन हंट। उतना ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं रहे जो वाइल्ड एनिमल्स की फॉर्म में, तो वो हंट का सिर्फ एक क्या है, रिचुअल बनकर रह गया है। तो हंट इज़ ए रिचुअल फॉर ट्राइबल। अब हर साल क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्प्रिंग टाइम में, यहाँ के लोगों के लिए स्प्रिंग टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम आता है, डे आता है, वहाँ पर वो सारे जो मैन हैं सोसाइटी के, उस कम्युनिटी के, वो हंट के लिए निकलते हैं। कौन क्या मार के लाएगा, फिर वो आपस में डिस्कशन होता है, किसने कितना बड़ा शिकार किया है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको कुक करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और दे मैरी मेकिंग, दे ड्रिंक एंड डांस, इस तरीके से वो सेलिब्रेशन होता है। तो वो अपनी उस परंपरा को सेलिब्रेट करने के लिए, जो हंट की जिसने उनको सरवाइव करवाया है, हंट जो कि वो रिचुअल, जो कस्टम जिसने उनको एग्जिस्टेंस दिया है, उसको एक रिचुअल की तरह सेलिब्रेट करना, वो हंट भी यहाँ पर आप कह सकते हो, जो मेटाफोरिकल सेंस में। फिर यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी फिर दोबारा आते हैं, अगर पर्सोनिफाई करते हैं हंट को, तो हंट इज़ फॉर ग्रीड, हंट इज़ फॉर लस्ट। जो लस्टफुल पर्सन है उसका खात्मा करना, जो ग्रीडी पर्सन है उसका खात्मा करना। अल्टीमेटली इट इज़ द राइचुअसनेस, इट इज़ द गुड, द वर्चुअस दैट विल ओवरपावर द इविलसम। अल्टीमेटली यही होता है, कितने भी पावरफुल हो जाए, कितना भी इविलसम हो जाए, अल्टीमेटली ही हैज़ टू पे फॉर व्हाट ही हैज़ डन। तो ये हर किसी के साथ है, हर बुरा करने वाले के साथ है कि लास्ट में उसको फिर पकड़ के मारा जाएगा, कोई ना कोई उसको इस तरीके से करेगा। ये जो मैरी है, मैरी जस गॉडेस दुर्गा की तरह, वो उस डीमन के लिए, वो जो कलेक्टर सिंह है, वो ही जस्ट लाइक ए डीमन एंड शी जस्ट लाइक गॉडेस दुर्गा, एंड देन शी असैसिनेट्स हिम, हंट हिम। तो वो हंट उस तरीके से आप ले सकते हो। सेटिंग की बात करते हैं स्टोरी की, कहाँ पर ये सीन लोकलाइज किया हुआ है, कौन सी जगह है। तो अगर आप अभी की बात हम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंडियन जियोग्राफी की, तो समवेयर इन झारखंड, झारखंड और वो जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर भी एक छोटा सा लाइन है, ये गोमो डाल्टनगंज, ये लाइन है, रेलवे लाइन। कहाँ पर, जो कोरुडा हिल्स के पास ये एक लाइन जाती है, गोमो से डाल्टनगंज, डाल्टनगंज से गोमो। उस लाइन के बीच में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है तोहरी। उस स्टेशन के पास में एक छोटा सा विलेज है कोरुडा, जिस विलेज की बात यहाँ पर है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके शॉर्ट या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज दैट द ट्राइबल पीपल आर लोकेटेड। तो वो, और जो उनकी नियर बाय टाउन है, जहाँ पर उनकी मार्केट प्लेस है, जहाँ से उनका रोज़ का कारोबार चलता है, या फिर जो भी सब्जी और फ्रूट वगैरह हैं वो बेचने के लिए जाते हैं। सो दे गो डायरेक्टली टू तोहरी एंड देन दे लिव इन कोरुडा। कोरुडा इज सिचुएटेड समवेयर एट द फुट हिल्स ऑफ कोरुडा हिल्स, वहाँ पर। ठीक, तोहरी इज़ प्राइमरीली नोन फॉर टिम्बर ब्रोकर। ये जो टाउन है तोहरी, तो ये जनरली उन लोगों के लिए, अब क्योंकि गांव में तो बेचारे सब कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर ही होते हैं, जो मिडिल मैन, जो इनकी प्रोड्यूस को आगे किसी और को बेचे और बीच का मुनाफा खाए, कमीशन खाए। तो ये तोहरी उस लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जानी जाती है, टिम्बर ब्रोकर्स। दूसरी बात, यहाँ पर जो मेन प्रोड्यूस है, जो जंगल है, जिस जंगल को काटा जा रहा है, वो जंगल किस लकड़ी के हैं। सो दे ग्रो साल,
जो साल की लकड़ी आप जानते ही हो कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टिम्बर। जो घरेलू इमारती लकड़ी के लिए साल, सागौन, शीशम, ये लकड़ियाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं और कॉस्टली भी होती हैं। तो इनकी स्मगलिंग एक तरीके से, यहाँ पे स्मगलिंग भी क्या है, यहाँ पे उनको काट करके और कम दामों में लेकर के बड़े ज़्यादा दामों में बेचना, या फिर उनकी बाहर से जो बिजनेसमैन को बुला करके उसको एक बार्गेन सेट करवाना। तो अल्टीमेटली वो डिफॉरेस्टेशन के लिए ही है, अपनी ग्रीड के लिए। अब कैरेक्टर की बात करते हैं। कैरेक्टर जैसे कि अभी पहले बताया है कि इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कौन है, मैरी ओरायन। इफ यू लुक एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, जब कॉलोनियल पीरियड की अगर बात करें तो ये एरिया में जो सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड था वो ही वॉज अ वाइट मैन, डिक्सन। बहुत सारी ज़मीन इनके पास थी उस समय, तो जितनी भी इनकी नज़रों में होगी सब इन्हीं के पास थी। और उनका बंगलो, यहाँ पे उनका जो बंगला था वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा बंगला था और बहुत सारे लोग उसमें नौकरी करते थे और काम उनके लिए आते थे। तो मोस्टली वहाँ के गाँव के आसपास के सारे लोग टेक्निकली इन्हीं के लिए काम करते थे। ही वॉज द लैंड लॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, द मोस्ट एफ्लुएंट पर्सन ऑफ दैट एरिया। उसके बाद में वो चले गए डिक्सन का बेटा आया। डिक्सन का बेटे की नजर पड़ी एक भिकनी, शी इज द लेडी एंड डिक्सन सन। इसने भिकनी से ये शादी की या जो भी, मतलब इट वॉज नॉट द मैरिज पर्टिकुलरली, दे हैड एन अफेयर एंड देन शी वॉज इम्प्रेग्नेटेड बाय दिस पर्सन। डिक्सन के बेटे ने इनसे जो लव अफेयर था वो इनको प्रेग्नेंट किया और चला गया। ही वेंट ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से फिर वो डिक्सन के बंगलों में जो मतलब वाइट मैन सुप्रीमेसी खत्म हो गई। अब डिक्सन के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद में जो पूरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को कौन संभालता है, वहाँ के जो सक्सेसर बने या फिर जो लोकल लैंडलॉर्ड थे उस समय के, वो थे प्रसाद जी। प्रसाद जी नाउ टेक्स केयर ऑफ दिस बंगलो, डिक्सन्स बंगलो, और पर्टिकुलरली ही ओन्स दिस बंगलो। प्रसाद जी अब यहाँ के एरिया में, अब इट इज़ नॉट द वाइट मैन सुप्रीमेसी एनी मोर, अब लोकल लोग ही यहाँ के मालिक हैं। तो प्रसाद जी वहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं। ही ओन्स दिस डिक्सन्स बंगलो, प्रसाद जी। एंड भिकनी जो मैरी की मम्मी है वो भी यहाँ पे काम करती है। और उसके बाद में अब हालांकि भिकनी डिज नॉट रिनाउंस हर रिलीजन, क्रिश्चियनिटी उन्होंने छोड़ी। क्रिश्चियनिटी क्यों अडॉप्ट करी थी, जब वो उनकी डिक्सन के बेटे से अफेयर था, तो वो भी रहती है। अब उनकी बेटी जो है ये मैरी इज़ राइट नाउ 18 years of age and she is tall, beautiful, she is of swarthy complexion and her attributes are very bold, ferocious, जो शायद जो टाइम होता है आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है, कंडीशंस जो होती हैं जो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, सर्वाइवल जो चैलेंजेस होते हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। फॉर अ लेडी इट इज़ ऑल्सो द बिगर चैलेंज। तो शी हैज़ कंडीशनड हर लाइफ, उस तरीके से अपने लाइफ को इसने बनाया। तो फ्लैट फीचर्ड कोई इतनी ज़्यादा मतलब बहुत उसमें कहा जाए तो शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। हालांकि सारे लोगों की नज़र, पर्टिकुलरली जो मैन हैं उस एरिया के, तो एडल्टहुड में जो लोग हैं वो उनकी नज़रें इस पर रहती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत आज तक नहीं हो पाई जो उसको कुछ कह दे। अपनी लाइफ ही अपनी शर्तों पर रहती है। ये प्रसाद जी के बंगलों में काम करती है, मतलब उनका साफ़ सफाई से लेकर के, और उनका जो गार्डन है, गार्डन के फ्रूट वगैरह वो उनको बेचना, और जो मतलब अगर तोड़ करके बेचना तो उसका फ़ायदा प्रसाद जी को जाता है, और अगर गिरे हुए फ्रूट वगैरह हैं तो वो अपने लिए कर लेती है। जहाँ मार्केट में आती तोहरी में, वहाँ पर भी यही है, हर किसी से बिल्कुल दादागिरी वाले स्टाइल में रहती है। नोबडी डेयर्स टच हर और से एनीथिंग अगेंस्ट हर वर्चू। वो अपने हाथ में एक मचैटी, उसको जो मचैटी कहती है, मचैटी इज़ अ काइंड ऑफ वेपन, एक दराती टाइप के आप समझ लीजिए। जैसे ट्राइबल लोगों के अपने अलग ही तरह के हथियार होते थे, तो वो रहती है और उसकी धमकी हम हर किसी को ये देती है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा जैसे नाक पे रहता है वैसे ही ये लड़की है। तो हर कोई इससे मतलब एक तरीके से डर के रहता है। इसका अफेयर है एक
जालिम नाम के लड़के से। इंपॉर्टेंट थिंग इज जालिम इज अ मुस्लिम बॉय। हर किसी की नज़रों में ये बस ये, क्योंकि वो ट्रेडिशनलिज्म है, जो कंजर्वेटिज्म है, वो यहाँ पे आड़े आ जाती है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पहले से ही चिढ़ाते कि भाई योर फादर वॉज ए वाइट मैन एंड देन योर मदर वॉज लोकल एंड देन यू आर द मिक्सड द हाइब्रिड प्रोड्यूस। उसको खुद हाइब्रिड पैदाइश जैसे कहते हैं, उसको कभी वो रिस्पेक्ट नहीं मिला। मतलब शी इज़ नीदर वाइट नॉर इंडिजिनस, शी इज़ इन बिटवीन, तो वो रेस्पेक्ट कभी नहीं मिला। दूसरी बात, उसका भी फिर एक गुस्सा लोगों से यही है कि भाई यू डोंट केयर फॉर मी, व्हाई शुड आई केयर फॉर यू, एंड देन आई कैन नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद यू पीपल बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड मी। तो उसका उस लड़के से अफेयर है जो कि मुस्लिम है, लेकिन ये रिलेशनशिप बाकी वहाँ के कम्युनिटी वाले लोगों को किसी को पसंद नहीं है। अब कोई हिम्मत नहीं करता इसको कुछ कहने की, क्योंकि वो गुस्से में है, वो हर किसी को फिर बुरा भला कह देगी या फिर मार देगी या फिर जो भी मतलब इंसल्ट कर देगी, तो हर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बात नहीं, यू लिव इन योर ओन लाइफ। इन्होंने शादी अभी नहीं की है, अभी इनका ये प्लान है, थोड़े मैच्योर वाला रिलेशनशिप है इनका, कि जब तक आप सही से स्टैंड नहीं कर पाओ अपनी लाइफ में तब तक आप शादी नहीं करेंगे। इनकी स्टैंड होने का मतलब ये है कि जो 100 रुपीज़, वर्चुअली आप एक 100 रुपीज़ की करेंसी जो सबसे पहले कमा लेगा फिर शादी कर लेंगे, उतना सेविंग्स हमारे पास होनी चाहिए, अदर देन व्हाट वी अर्न फॉर आवर लाइवलीहुड। तो वो हमारे पास एक एज ए सेफ्टी रहना चाहिए, वो 100 रुपीज़। तो जो पहले कर लेगा, ये जब ये 100 रुपीज़ हो गए, कलेक्ट हो गए या फिर अर्न हो गए, तो शादी कर ली जाएगी। नेवरदलेस दे हैव दिस रिलेशनशिप। तो ये मैरी की लाइफ है। मैरी की मतलब जो पूरी फैमिली है, उसकी फैमिली नाम के लिए उसकी माँ है, इस समय फैमिली के नाम पे उसकी माँ है, जो यहाँ पे मतलब शी इज़ ओल्ड लेडी राइट नाउ। फादर तो ऑस्ट्रेलिया चला गया, और वो जो एक बिना बाप की, और पर्टिकुलरली बाप भी कौन सा, अंग्रेज जो कि भाग गया, तो वो जो लाइफ उसने जी है, तानों के, दुनिया के तानों को झेल करके, और लोगों के वो जो सार्केज़म होता है या टॉन्ट होती है हर बात पर, वो सुन के पल बड़ी है, तो फिर उसका एट्रीब्यूट ऐसे ही हो चुका है। उन सारी चीज़ों ने उसको बोल्ड बना दिया है, और इतना बोल्ड बना लिया है कि अब वो थोड़ा सा एंग्री रहती है सारे लोगों से, जो कुछ कह दे तो उस पर फिर मारने के लिए दौड़ती है। इस तरह की मतलब दिस इज़ द बैकग्राउंड। अगर बीच में शादी की बात भी चलती है तो वो लड़ना शुरू हो जाती है कि भाई सारे लोग कहते हैं, इसकी मम्मी खुद कहती है कि भाई ये जो यहाँ पे गार्डनर का बेटा है उससे शादी करा देते हैं, करे वो तो मेरे लायक भी नहीं है, और कि इससे करा देते हैं कि नहीं, ये वो तो मुझे ये कहता है कि मैं वाइट आदमी जो है उसकी और इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, और ये है वो है, तो वो लोग तो मुझे नॉर्मल चाइल्ड नहीं मानते, तो मैं उनकी लाइफ में कैसे मतलब एडजस्ट कर पाऊंगी, और वो कैसे शादी के बाद मुझे क्या रिस्पेक्ट दे पाएंगे जो पहले नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए यहाँ पे कोई बना नहीं है, तो इससे कोई ज़्यादा बहस करता भी नहीं। और ये मतलब वही तोहरी मार्केट में जाना और मार्केट में सामान वामान बेच करके घर आ जाना, इसी तरह की लाइफ वहाँ पर कुरुड़ा विलेज में चल रही होती है, जब तक कि एक प्रसाद जी के बेटे की नज़र उस साल के फॉरेस्ट पर नहीं पड़ती है पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। काटते तो अभी भी हैं, बेचते तो अभी भी हैं लकड़ी वो, लेकिन एकदम से ज़्यादा पैसा कमाना, और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जो प्रसाद जी है, प्रसाद जी का बेटा है बनवारी, बनवारी के 2 और एसोसिएट्स, मतलब वो भी छोटे, प्रसाद जी बड़े जमींदार हैं और उन्हीं के थोड़े टक्कर के उनसे कम, एक ये हैं लालचंद और एक हैं मल्ली जी, ये 2 और भी हैं। ये दोनों लोग बनवारी के सुर में सुर मिलाते हैं, मतलब दे ऑल्सो फील दैट ऑल ऑफ अ सडन वी शुड बी एफ्लुएंट, अचानक से पैसा अगर मिल जाए तो क्या बात है। तो इनकी ग्रीड, बनवारी की ग्रीड, और ये हमेशा से कोशिश करते थे कि यार ऐसा कभी कुछ हो, यहाँ के फॉरेस्ट को बेच करके ज़्यादा पैसा कमाया जाएगा। तो ये दे वर ऑलवेज इन सर्च ऑफ वन सच पर्सन हु कैन परचेज देयर टिम्बर एट हायर कॉस्ट, या फिर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि इन गांव वालों की ये लकड़ी जो है या फिर हमारी जो लकड़ी हैं इनको सही से दामों में शहर में बिकवा दे। तो वो सर्च अल्टीमेटली पूरी होती है कलेक्टर सिंह के रूप में। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल दे हैव देयर फॉरेस्ट कवर। जैसे ये डिक्सन का खुद ही 50 एकड़ का जो जंगल था वो साल की लकड़ी का था, जो अब प्रसाद जी के नाम पर है। ऐसे छोटे छोटे और जो जमींदार हैं कुछ, जिनके पास थोड़ी लैंड है। अब यहाँ पे किस सीलिंग का रूल नहीं है, कोई जो सीलिंग जो होनी चाहिए चकबंदी का रूल वो यहाँ पे है नहीं, तो जिसके पास है लेकिन वो कोई मानता नहीं है
क्योंकि ये इनकी अपनी लोकल एक अरेंजमेंट रहता है, तो उसको कोई मानता नहीं। एनीवे, तो जिसकी जितनी मर्जी में ज़मीन है वो उतनी रखता है अपने पास। और अब उस अच्छे खासे वो टॉल ट्रीज़ बन चुके हैं, वो एक बड़ा सा जंगल बन चुका है साल का, उसको बेच करके ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। बाकी लोग जो गांव के लोग हैं उनको कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, तो इन तीनों ने मिलकर के ये एक प्लान बनाया होता है कलेक्टर सिंह के नाम को मिला करके। प्रसाद जी हालांकि ही डज नॉट वांट दिस काइंड ऑफ ग्रीड, ही इज़ नॉट दैट ग्रीडी पर्सन। जो भी उसके लाइफ में चल रहा है, ही सीम्स टू हैव बीन सेटिस्फाइड विद ऑल दिस, लेकिन इसका बेटे की ग्रीड ज़्यादा है। कलेक्टर सिंह मिला, कलेक्टर सिंह से एक बार्गेनिंग सेट करवाई। कलेक्टर सिंह ने ट्रिक करके, मतलब धोखा दे करके गांव वालों से वो उनकी जो जितनी भी लकड़ी थी वो कम दामों में सेटिंग कर ली कि अरे ये यहाँ पे तो ट्रक लाना पड़ेगा और ट्रक के फिर ये इतनी तो आने जाने की और काटने की कॉस्ट आ जाएगी और ये होगा वो होगा, रास्ता नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है और फिर टैक्स देना पड़ता है और फिर अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो उनको उनसे बचने की कोशिश करनी पड़ती है। मतलब वी हैव टू मैनेज, वी हैव टू यूज़ ऑल द अदर मीन्स टू सिक्योर दिस वुड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेशन से बचाना और फिर मार्केट में ले जाना, और मतलब इट हैज़ सो मच चैलेंज, और चैलेंज को फिर पैसे से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो वो ऐसा धोखा दे करके और बातों में बना करके बड़े कम दामों पे वो सेटिंग हो जाती है। सेटिंग हुई, काम शुरू हुआ। अब काम में भी क्या है कि यहाँ के जो लोकल वो ज़रूरत पड़ती है लोकल लेबर की। लेबर के नाम पर किसी को 4 रुपये, किसी को 5 रुपये, जैसा आप स्टोरी अगर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या डिटेल्स हैं उसकी। उसमें भी फिर मैरी को जब एहसास होता है कि यार वी आर बीइंग अंडरपेड, हमारे ये पूरी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं और धमकी दे दे के काम करवा रहे हैं और पूरा दिन रात काम करवा रहे हैं, लकड़ी कटवा रहे हैं, और जो हमें मिलना चाहिए था एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उतना नहीं मिल रहा। उससे ज़्यादा तो हम अपना बाज़ार में सामान बेच उच के कर लेते थे। तो मैरी ने आवाज़ उठाई भी और नहीं भी उठाई, मतलब उठाई और फिर उसको कहा अनसुना हो गया। मतलब दिस इज़ हाउ द वर्क इज़ गोइंग ऑन। चल रहा, लकड़ी का काम काटने का चल रहा है, सेटिंग हो गई है इनकी और लकड़ी काटी जा रही है, वहाँ पे बेची जा रही है। इन बिटवीन कलेक्टर सिंह के सामने पड़ जाती है मैरी। वो मतलब जैसे होता है लस्ट एट फर्स्ट साइट, इट इज़ नॉट अ लव एट फर्स्ट साइट। ये इनकी नज़रों में क्या है, लस्ट एट फर्स्ट साइट, बिकॉज कलेक्टर सिंह इज़ मैरिड पर्सन, he has a family in the city and now he is in a village, so he feels that he is an affluent person, he has money and money can buy anything, and any girl or a woman if he likes, so he can purchase that woman, purchase that girl, and then he can consume that lady, मतलब he can satisfy his lust with that woman only with the help of his money। ये इस ओपिनियन के साथ यहाँ पे आया और इसने मैरी को देखा और फिर उसको लगा कि यार शी इज़ द गर्ल, शी इज़ द वन आई कैन सेटिस्फाई माई सेल्फ विथ। अब उसने ही मेक्स हिज एडवांसेस। इसको ओवर कॉन्फिडेंस था कि भाई मैरी तो मतलब शी इज़ अ विलेज गर्ल एंड दीज ट्राइबल पीपल दे हैव ऑलवेज बीन इन लिमिटेशंस और लैक, दे हैव सफर्ड लैक थ्रू आउट देयर लाइफ। तो उनको थोड़ा सा पैसे का लालच जो है वो जीत लेगा। तो मैरी से इसने बात करा, पहले ही जो उसमें कि भाई यू आर ब्यूटीफुल एंड देन यू लुक लाइक हेमा मालिनी, एक डायलॉग भी है उसमें स्टार्टिंग में ही कि यू लुक लाइक हेमा मालिनी। मैं कह रही है ठीक है, हेमा मालिनी तक तो ठीक है, मेरे हाथ में ये मचैटी है और मैं इसी मचैटी से तेरी नाक भी काट सकती हूँ जो हेमा मालिनी मुझे बोल रहा है, और मेरे पास मत आना, और मतलब जो तुझे लग रहा है कि मैं जिस टाइप की लड़की हूँ मैं उस टाइप की लड़की हूँ नहीं। If you try to make advances, further advances, you will not be able to make any advance hereafter। उसके बाद में ये एडवांस करने के लायक बचेगा नहीं अगर तूने मुझसे कुछ कहा। करे कि मैं तुझे मतलब बहुत सारे गिफ्ट दूंगा, पैसे दूंगा और ये है वो है, साड़ी दूंगा और ये। शी wears साड़ी, she is committed already and then she knows what is the meaning of relationship and she also knows how the people behave with her। जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे हैं और लोग जनरल कैसे होते हैं उसको पता है। शी हैज़ सफ़र्ड, सारी चीज़ें उसने सफ़र की हैं, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बार में उसने जो भी एडवांसेस थी कलेक्टर सिंह की उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और डिस्करेज कर दिया। कलेक्टर सिंह को बड़ा बुरा लगा कि यार मतलब हाउ कम अ गर्ल ऑफ विलेज एंड देन शी अ पुअर गर्ल एंड देन शी डेयर्स रिजेक्ट मी,
हाउ कम इट इज़ पॉसिबल, तो बड़ा बुरा लगा। ही डिस्कसेज इट विद बनवारी, बनवारी से डिस्कस करता है कि यार हम तुम्हारे गांव में आए हैं और मतलब इस तरह से हमारी इंसल्ट होगी, हाउ कम इट इज़ जस्टिफाइड, वी आर द गेस्ट एंड देन यू शुड रिस्पेक्ट द गेस्ट। बनवारी और क्या भाई क्या हुआ, कि ऐसे ऐसे वो मैरी नाम की लड़की जो है, आई वॉन्ट टू मेक लव विद हर एंड देन आई मेड माई एडवांसेस टुवर्ड्स हर एंड इन रिटर्न शी रिजेक्टेड, रादर शी थ्रेटेंड मी, मारने की धमकी भी दी, नाक काटने की धमकी दी। बताओ, मैं तो हेमावाल नहीं कर रहा हूँ उसको और वो नाक काटने की धमकी दे रही है, तो ये मतलब ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो उसको बहुत सारा पैसा और बहुत सारे गिफ्ट्स का भी वादा कर रहा हूँ, लेकिन वो मानी नहीं। एनीवे, बनवारी इन टर्न डिस्कसेस इट विद प्रसाद जी, जब वो मैरी थी वहाँ पर, क्या ऐसे ऐसे इसने बदतमीजी की, हमारे गेस्ट है और अगर वो बीच में काम छोड़ कर चले जाएगा तो हमारा नुकसान भी हो जाएगा, और ये सिविलिटी नहीं होती कि भाई कोई बाहर का बंदा आया तो उसके सामने ऐसे बदतमीजी की जाए। वो सुनती है, कहती है कि भाई पता है कि मुझे कि अगर दोबारा किया तो दोबारा मार भी दूंगी, और ये सोच लेना। इसके इतना जो बोल्ड नेचर है, इवन प्रसाद जी भी उससे डर के ही रहते हैं। तो वो फिर बहुत ज़्यादा उस डिस्कशन का रिजल्ट निकला नहीं, और प्रसाद जी ने कह दिया कि भाई चलो देखेंगे, देख लिया जाएगा। और उसने भी कह दिया कि भाई ये देखने कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होगा, मतलब यू शुड नॉट टॉक अबाउट दिस एनी मोर इन फ्यूचर, इफ़ यू ऑल्सो टॉक सो यू विड ऑल्सो बी मीन्स द विक्टिम ऑफ माई राथ, माई एंगर, गुस्से का शिकार तुम भी हो जाओगे। वो तो हो गई होगा। बात वहाँ पे ख़त्म हुई। फिर दोबारा से कलेक्टर सिंह मिलता है, एक बार और मिलता है मैरी को फिर वो कोशिश करता है और फिर वही रिस्पॉन्स होता है मैरी का। मैरी फिर उसको मतलब थ्रेटेंड फील करता है। अब की बार तो मैरी खुद थ्रेटेंड फील करती है कि मतलब यार ये बंदा पैसे वाला भी है और पावरफुल भी है, एंड देन ही हैज़ रिसोर्सेज, ही हैज़ मनी, एंड विद दैट मनी ही कैन डू एनीथिंग। और अगर जालिम को पता चल गया तो जालिम का हिस्ट्री क्या रखी है कि अगर किसी ने, इफ़ एनीवन हैज़ डेयर्ड टू से एनीथिंग टू मैरी, जालिम हैज़ फॉट विद दैट पर्सन। जालिम ने पहले भी कई बार उसके मैरी के लिए पंगे ले चुका है। क्या जालिम को अगर पता चल गया तो जालिम बिल्कुल इसको मारने के लिए आएगा। और ही हैज़ मैन, ही हैज़ रिसोर्सेज, ही इज़ पावर। तो बेचारा जालिम इसके हाथों मारा जा सकता है। वो जालिम को गुस्से में आकर के मार देगा। तो ये मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम शी फील्स थ्रेटेंड, नॉट बिकॉज ऑफ ओन सेफ्टी बट बिकॉज ऑफ हर लव। जालिम उसके लिए बेचारी टेंशन में आ जाती है। अब आता है वो रिचुअल का टाइम, स्प्रिंग टाइम आया है। और यहाँ पे एक रिचुअल और भी है कि हर 12 साल बाद, इनफैक्ट हर 12 साल बाद, इट इज़ द टर्न ऑफ वीमेन टू गो फॉर दैट रिचुअल ऑस्पिशियस हंट। 12 साल तक तो वहाँ के मैन जाते हैं हंट के लिए, शिकार करने के लिए जाते हैं उस रात, और पर्टिकुलर जो डे है वो 12 साल बाद मौका मिलता है, हर 12 साल बाद लेडीज़ को वहाँ की। क्या नाउ दिस ईयर लेडीज़ वुड गो आउट ऑफ देयर हाउसेज टेकिंग देयर पैराफर्नेलिया, टेकिंग देयर वेपन्स, टूल्स, एंड दे विल हंट, एंड देन दे विल शो द हंट। द बिगर द हंट, द बिगर वुड बी द प्राइज, द बिगर वुड बी द पैनेजेरिक, द बिगर वुड बी द सेलिब्रेशन। तो वो इस तरीके से अब की बार महिलाओं की बारी है, और ये महिलाएं भी उसको बड़े मतलब खुशी से एक्सेप्ट करती हैं हर बार और जाती हैं। अब वो टाइम आने वाला है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सेलिब्रेशन की भी, और पहले से 2-4 दिन पहले से ही माहौल बनाना शुरू किया है। कलेक्टर सिंह ऑन द अदर हैंड, ही हैज़ ऑलवेज गिवन ब्राइब टू सर्टेन पीपल। अब उसने यहाँ पर रहा है तो यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को अपना बनाना उसने शुरू कर दिया। मतलब उनको क्या कहते हैं, लिकर के लिए पैसे दे करके, या फिर और कुछ टेम्पटेशन दे करके, पैसे दे करके इसने कुछ मैन अपने कब्जे में, अपने मतलब सपोर्ट में कर रखे हैं। इसको लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये दीज मैन विल बी इन माई साइड। अब बात चल रही है हंट की, उसके माइंड में हंट चल रहा है, और अब क्योंकि महिलाएं सारी जाएंगी तो ये भी जाएगी। सारे लोग सोच भी रहे होते हैं कि अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये शी इज़ दैट ओल्ड एंड देन शी विल गो फॉर हंट। इससे पहले जो 12 साल पहले हुआ होगा तो वो 6 साल की होगी। 6 साल में क्या हंट करेगी, क्या नहीं करेगी, अब की बार उस पर सारे लोग सारी महिलाएं भी सोच रही हैं कि ये अब के मैरी क्या करेगी हंट के जब जाएंगे। तो वो एक्साइटेड भी है और थोड़ा सा थ्रिल्ड भी है इस चीज़ को लेकर के। अब फिर मीनवाइल अब की बार दोबारा से कलेक्टर सिंह रास्ते में आ गया,
और कलेक्टर सिंह अब की बार पूरा मतलब जोर ज़बरदस्ती जैसे उसके मूड में आया, मतलब ही वुड रेप हर इफ़ शी डज नॉट अग्री टू दिस, सो ही वुड डू एनीथिंग। इतने तरीके के मन बना करके आया है और पूरी तैयारी के साथ आया है। उसने रास्ता रोका और पकड़ने की कोशिश की, उसको धमकाने की कोशिश की, और जैसे ही वो धमकाने की कोशिश, पकड़ रखा है उसको, वैसे ही उसके माइंड में जो वो हंट का जो चल रहा है, तो वो हंट के नाम पर एनिमल, हंट के नाम पर एनिमल, और एनिमल से फिर उसको याद आया कि यार दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक एन एनिमल, नाउ इट इज़ मैटर ऑफ सेफ्टी फ्रॉम दिस एनिमल। तो वो एनिमल नाम आते ही उसके माइंड में वो घंटी बज जाती है कि अब ये जो इस साल की जो हंट होगी, इट इज़ नॉट फॉर सम वाइल्ड एनिमल, सम बर्ड और सम एनी अदर नॉन ह्यूमन बीइंग। अब की बार जो हंट होगी वो ह्यूमन बीइंग की होगी, और ही वुड बी द विक्टिम ऑफ दैट हंट, द टारगेट ऑफ दिस हंट। एकदम से प्लान आया उसके कि भाई ऐसा तो ये मानेगा नहीं, अब की बार मतलब बहुत ज़्यादा ये गुस्से में है और इसका मूड कुछ अलग ही लग रहा है। तो उसने प्लान बनाया कि प्लीज़ रुको ज़रा, सब्र करो, कि आज नहीं, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद मी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट क्लीन। मतलब जिस तरह से जस्ट लाइक व्हेन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसका बहाना लेकर के कि आई एम नॉट क्लीन राइट नाउ, सो आफ्टर सर्टेन डे आई अग्री विद योर प्रपोजल और आई एम रेडी विद यू, ठीक, बट प्लीज़ डोंट डू दिस वे। ये ज़बरदस्ती का मत करिए, क्योंकि आई एम रेडी फॉर दिस, सो प्लीज़ वेट फॉर सर्टेन डे। कि ऐसा है कि तुम्हें पता भी है कि जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट मैन, सो मैन तो आज तक मेरे बारे में गलत ही कहते आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब अगर उन्हें पता चलेगा कि वीमेन को पता चलेगा आई एम जस्ट मेकिंग माई रिलेशनशिप विद यू और स्टेल्थली, तो वो मेरे बारे में और बात बनाएंगी। और तो पता ही है कि वीमेन किस टाइप की होती हैं, कितनी फंसी होती है और किस तरीके से फिर वो बात का बतंगड़ बनेगा। सो इट वुड नॉट बी नाइस फॉर मी, सो प्लीज़ वेट फॉर सर्टेन डे। और आपको पता ही है कि अब उस दिन हंट का वो रिचुअल होने वाला है। उसमें क्या होगा, सारे मैन जो होंगे वो सब दारू वारू पी करके इधर उधर पड़े होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं होगा, और वीमेन जो होंगी वो हंट पर गई होंगी। और फिर मैं वो जो कोरोडा हिल है वहाँ पे उस पीछे बुला लूँगी और तुम आ जाना, एंड देयर यू कैन डू योर पर्पस। अब इसके तो पूरा फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि यार जो अचानक से ऐसा क्या हो गया, आई हैव बीन चेजिंग दिस गर्ल फॉर मैनी डेज एंड देन शी वॉज ऑलवेज वेरी एंग्री एट दिस प्रपोजल एंड नाउ शी इज़ हर सेल्फ अग्रीइंग टू दिस। तो क्या बढ़िया बात है कि ठीक है भी, ओके वेरी गुड, कि ठीक है अब उस दिन ही मैं वेट करूँगा फिर कि हाँ ठीक है। अब वो आ जाता है हंट का दिन, जिस दिन फाइनल डे बात चल रही होती है। सारी वीमेन मैरी को सोच रही होती है कि भाई क्या मार के लाना है और क्या देखते हैं कौन कितना बड़ा शिकार करके लाएगा। और मतलब इट इज़ टाइम वी शोड द मैन दैट वी आर ऑल्सो केपेबल। ये दिखाने का टाइम है कि हम भी कितना बड़ा शिकार कर सकते हैं, कि तू ये करके लाना, तू वो करके लाना। देखा जाएगा कि पिछली बार मतलब वो कहानियाँ शुरुआत हो जाती है कि पिछली बार जब हंट पे गए थे तो हमारा ये हुआ था, हमने ऐसा किया था, वैसा किया था। सो दे ऑल मीन्स ऑल द वीमेन दे स्टार्ट टेलिंग द एक्सप्लॉइट्स दे अंडरटुक 12 years बैक। जो 12 साल पहले जिन्होंने करतब किए थे, कारनामे किए थे, उनकी स्टोरी बताना शुरू कर देती है। एनकरेज करती हैं आने वाली वीमेन को, गर्ल्स को, उस रिचुअल को और कैरी करने के लिए, और ये शो करने के लिए कि जो ये है वीमेन का जो एक टर्न आता है ये जस्टिफाइड है। मतलब वी आर ऑल्सो कैपेबल, वी बिलोंग टू दिस ट्राइब एंड दिस ट्राइब इज नोन फॉर द हंट एंड देन वी हैव बीन हंटर्स एंड देन men are not the only hunters, we are also hunters, women are also hunters, means the person of a tribal, the person of this tribe is a hunter। ये प्रूव करने का टाइम है। अल्टीमेटली वो दिन आता है जिस दिन सब ये हंट करने के लिए जाते हैं। ये अपनी नई साड़ी जो जालिम ने इसको दी थी पहले गिफ्ट में, वो नई साड़ी पहन करके रेड कलर की, और ये भी जाती है। सब लोग की नज़रें भी हैं कि ये पता नहीं क्या करके लाएगी। एनीवे शी गोज़, ऑल द अदर वीमेन दे ऑल्सो गो, शी गोज़। अब उसके अंदर चेहरे पे कुछ और है और अंदर कुछ और है। वो आज एसिसिनेशन वध करना है, जो जैसे वध हम जिसको कहते हैं वो करना है, एक राक्षस का वध करना है। तो पूरी तरीके से वो तैयार है। और रास्ते में पड़ते हैं कोई खरगोश वरगोश टाइप के आते हैं, उनसे कहती भी कि तुम नहीं,
मुझे पता है कि आई कैन ईजिली किल यू, बट यू आर नॉट द टारगेट दिस टाइम, टारगेट इज वे बिगर, जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मतलब ऑल दिस वीमेन मे नॉट हैव इवन थॉट ऑफ व्हाट आई कैन डू दिस डे पर्टिकुलरली एंड व्हाट वुड बी द माई फर्स्ट किल, जो मेरी पहला शिकार होगा वो क्या होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस पहाड़ी के पास में आ जाती है, वहाँ पे कलेक्टर सिंह पहले से इंतजार कर रहा होता है, और वो जैसे देख कर के वो तो उसकी लस्ट अंदर से और ज़्यादा सरफेस हो जाती है, एंड देन ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग एंड पफिंग सिगरेट। ये आती है कि भाई मुझे भी लिकर पिलाओ, बिकॉज अब क्योंकि इसको प्रिपेयर्ड रहना है, मतलब शी हैज़ टू किल, शी हैज़ टू डू सर्टेन डेयरिंग वर्क। ये आम कोई मामूली सब बात नहीं होगी। ही कैन रिटेलिएट ऑलवेज, वो पलट के मार भी सकता है इसको, मतलब बीइंग अ मैन ही इज़ मोर पावरफुल टेक्निकली, तो वो उसको मार भी सकता है। हालांकि ये इसकी हिम्मत ज़्यादा है और करेज ज़्यादा है, लेकिन ताकत जहाँ पे है, अगर वो फिजिकल पावर जो बात है वो रिटेलिएट भी कर सकता है। तो वो अनटिल एंड शी एट द टाइम शी इज़ अ वुमन एंड देन वुमन सेंटिमेंट्स में ऑल्सो सरफेस। ये भी हो सकता है कि मारते हुए उसके वीमेन सेंटिमेंट्स जो है, वो टेंडरनेस जो है वो बाहर आ जाए, तो वो बाहर नहीं आए, इसलिए कि भाई ठीक है मुझे भी दारू पिलाओ और सिगरेट पिलाओ, और मतलब पूरे अपने जो इंटॉक्सिकेटेड जब तक हो जाए, जब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार न कर ले इस काम को अंजाम देने के लिए कि ठीक है। इनिशियल मतलब शी अग्रीज टू हैव अ किस बिटवीन दिस टू, एंड आफ्टर द किस एंड देन इन ऑर्डर टू मेक हिम फील दैट शी इज़ विद हिम, वो फिर उसी ड्यूरेशन में जब वो मतलब दे आर किसिंग, शी टेक्स हर मचेटी, जो मचेटी है, और फिर इसका मतलब शी कम्स ओवर हिम, और उसका गला फिर वो काट देती है, और फिर वो उस तरीके से मतलब जैसे म्यूटिलेट करते बॉडी को, और वो बहुत ज़्यादा उसको बार कर करके और मार देती है, खून से लथपथ हो जाती है। मतलब अल्टीमेटली शी हैज़ किल्ड दैट हंट, जो वो हंट है टाइटल की, वो हंट हो चुकी होती है। अब जो पास में जो रिवर बह रही होती है, उस रिवर में शी टेक्स बाथ, वो ऐसे जैसे एक होली, एक ऑस्पिशियस काम करके आप उसमें मतलब यू प्योरीफाई योर सेल्फ आफ्टर डूइंग सर्टेन इनऑस्पिशियस वर्क और सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, यू टेक अ होली बाथ। एक अलग ही सेटिस्फैक्शन था उसके चेहरे पर। ये सेटिस्फैक्शन तब होता है जब आपने बहुत ही एक ऐसा काम को अंजाम दिया है जो अपनी पूरी लाइफ में आप उसको कोशिश कर रहे थे। जब सारी वीमेन लौट करके आती हैं तो सारी वीमेन कुछ ना कुछ साथ में लेके आती हैं कि आई हैव किल्ड दिस एनिमल एंड आई हैव किल्ड दिस बर्ड और दिस थिंग और दैट थिंग। शी कम्स एम्प्टी हैंडेड, बट वो जो एम्प्टी हैंडेड होने का जो एक रिग्रेट होता चेहरे पे वो नहीं था, बल्कि इसके चेहरे पे क्या था, एक सेटिस्फैक्शन था, एक इनर सेटिस्फैक्शन था, एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही एक्सटेटिक एहसास था, एज इफ शी हैड डन समथिंग बिगर देन द इमेजिनेशन, द ह्यूमन इमेजिनेशन। कुछ महिलाएं बात करती है कि यार इनने तो कुछ मारा नहीं, मतलब वी थॉट दैट शी वुड किल समथिंग बिगर देन व्हाट वी हैव डन इन आवर एंटायर लाइफ, लेकिन ये तो खाली हाथ आ गई। एनीवे, एक और लेडी जो परहैप्स इसकी माँ, वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो ये करके आई है। जो सेटिस्फैक्शन इसके चेहरे पे है वो दैट डज नॉट सजेस्ट दैट शी हैज़ नॉट किल्ड एनीथिंग, जो पता नहीं चल रहा है हमें लेकिन है। वो सेटिस्फैक्शन के साथ वो फिर वहाँ पे जो वो डांस हो रहा होता है ट्राइबल कम्युनिटीज वाला झिंगा लाला हु टाइप का, वो उसको एंजॉय करने में लग जाते हैं। दे टेक लिकर, दे ड्रिंक लिकर एंड देन दे डांस, दे मैरी मेक। इस तरीके से वो एक फाइनल सेलिब्रेशन भी है, उस वध करने के बाद का वो सेलिब्रेशन भी है कि अल्टीमेटली वी हैव बीन रिड ऑफ दिस डीमन, शी इज़ रिड ऑफ दिस डीमन। अल्टीमेटली उसकी लाइफ से वो डीमन का अंत हुआ और वो उसकी लाइफ में जो एक डर के बादल छाए हुए थे वो छट गए। Now everything would be quite fine in her life and then nobody would be there in the whole world who can separate her from her lover, जालिम। अब जालिम और उसके बीच में कोई तीसरा जालिम नहीं आ सकता। वहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखोगे इस स्टोरी में कि टाइटल जो है वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड हो जाता है और हंट के कितने डिफरेंट मीनिंग्स हैं, और वो उन्हीं स्टोरी में जो डिफरेंट थीम्स हमने डील की थी, एक्सप्लेन की थी, वो कैसे कैरेक्टराइज हो जाती हैं। और it is not merely the story about lust or greed, it is the human greed, human lust and then justifying or saving herself from that lust and greed। यहाँ पे इको फेमिनिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा। जिस तरीके से नेचर पर नजर पड़ी ह्यूमन ग्रीड और जिस तरह से वीमन पर नजर पड़ी ह्यूमन लस्ट, दोनों ही एक दूसरे से मतलब दे हैव बीन ओवर द टाइम, दे हैव बीन द टारगेट ऑफ मैंस लस्ट।
man's greed. So उनको अपना स्टैंड खुद लेना पड़ता है. Mary has taken that stand and the nature herself takes this stand. जब ज़्यादा हो जाता है, अति हो जाती है, तो उसकी इति होने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बन जाता है. सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. ये समरी डिटेल समरी और क्रिटिकल एनालिसिस है इस स्टोरी का. आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको हेल्पफुल होगा, विच आई बिलीव. सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स and students, and if you have not subscribed to the channel, so make it as a point to subscribe to it right now so that you may not miss the videos again. Thank you so much.